भारत में लगभग 1 बिलियन योगी मतदानों का वाला शुक्रवार को दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया शुरू करेंगे। देश में 2500 से अधिक राजनीतिक दल हैं, लेकिन उनमें से केवल 10 के पास संसद के निचले सदन लोकसभा की 86% सीटें हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और कल से मतदान शुरू हो रहा है। आज हम वाराणसी के बारे में जानेंगे, जो उत्तर प्रदेश के घनी आबादी वाले उत्तरी राज्य में हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व शहर है, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा निर्वाचित होना चाह रहे हैं। विवरण में अधिक चर्चा कराने के लिए हम अपने हॉर्नबिल टीवी के स्टेट हेड ब्यूरो शिव कृपाल से जुड़ेंगे। शिव, आप हमें सुन पा रहे हैं? शिव जी, हेलो। हाँ शिव, हमें बताएं, सबसे पहले आप हमें बताइए कि वाराणसी से नवीनतम अपडेट क्या है अभी तक। लोकसभा चुनाव को लेकर वहां का लहर कैसा है? अगर यहाँ लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वाराणसी की लहर अपने आप में चूंकि बहुत अधिक है और खासकर भाजपा को लेकर सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं और नरेंद्र मोदी के यहाँ चुनाव लड़ने की वजह से यह सीट अपने आप में पूरे देश में सबसे बड़ी सीट में मानी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में ये वाराणसी आता है और उत्तर प्रदेश में वाराणसी एक प्रोमिनेंट प्लेस है कई तरीकों से अगर हम देखें तो, क्योंकि वाराणसी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक आध्यात्मिक शहर है। इसको काशी जो नगरी है, यहाँ भोलेनाथ की नगरी कही जाती है। आपको याद हो कि जब 2000 चुनाव में नरेंद्र मोदी यहाँ से पहली बार चुनाव लड़े थे तो उस समय एक नारा चला था, हर हर मोदी घर घर मोदी। तो कुल मिलाकर जो हर हर महादेव का यहाँ का नारा था और हर हर मोदी घर घर मोदी के रूप में तब्दील हो गया था। और 2014 में वहां से नरेंद्र मोदी चुनकर आए थे, फिर 2019 में चुन के आए थे और अब फिर 2024 में भी नरेंद्र मोदी वाराणसी के सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर आज की हम अपडेट देखें तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसके पहले भी कई लोग मैदान में उतरे और चूंकि चुनाव है तो वो तो उतरना लाजमी है, लेकिन कोई टीका नहीं। इस बार अगर हम बात करें 2024 में तो 2024 में बड़ी ही एक दिलचस्प जो प्रत्याशी थे इनके सामने नजर आ रहे थे। एक तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की एक प्रत्याशी के रूप में जो किन्नर समाज से आती हैं और वो कहीं न कहीं हिंदू महासभा में देखा जाए तो वो महामंडलेश्वर सखी थी। तो जो इनकी अगर हम बात करें हिमांगी सखी की, तो ये चुनाव लड़ने के लिए यहाँ इनके नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रत्याशी बनकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से उतरी थी। लेकिन अभी जो वहाँ के अपडेट आ रहे हैं वो माना ये जा रहा है कि ये पहली किन्नर महामंडलेश्वर थी जो चुनाव लड़ने के लिए हिंदू महासभा से नरेंद्र मोदी के सामने आई। उनका अब ये माना जा रहा है कि वो मैदान में नहीं उतरेंगी, क्योंकि समान अधिकारों की जो लड़ाई लड़ने की बात और तमाम चीजें भागवत कथा सुनाने वाली हिमांगी की सारी जो चुनौतियां देने की बात वो कर रही है, वो अब एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच स्वयं को वो चुनावी लड़ने शिखंडी बनाने वाली महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का नाम प्रत्याशियों की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब इसकी घोषणा बाकायदे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने मंगलवार को एक वीडियो जारी करके दे दी है। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा के बैनर तले वाराणसी लोकसभा सीट पर उतारे गए प्रत्याशी को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अन्य दलों से भी वो एक तरह से वो निवेदन करते नजर आ रहे हैं कि कहीं इनको नरेंद्र मोदी की तरफ अपने आप को साटते हुए, अपने आप को ले जाते हुए उन्होंने अन्य पार्टियों से भी एक तरह से गुजारिश की है कि जिस तरह हिमांगी सखी का नाम एक प्रत्याशियों की लिस्ट से हम बाहर कर रहे हैं, जो भी अन्य विपक्षी गण हैं वो अभी एक तरह से वॉक ओवर दिया जाए नरेंद्र मोदी को। और उन्होंने उदाहरण दिया है साउथ इंडिया में जिस तरह से नरसिम्हा राव ने चुनाव लड़ा था और नरसिम्हा राव निर्विरोध चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंचे थे, तो कुछ उसी उदाहरण को प्रस्तुत करने की बात चक्रपाणी ने की है। हालांकि ऐसा
वहां से संभव नहीं है, क्योंकि जो इंडी अलायंस के गठबंधन है, जो इंडी अलायंस है, उसकी तरफ से कांग्रेस की को ये सीट मिली थी वाराणसी की, और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय वहां से अब सीधा देखा जाए तो आमना सामना जो होना है नरेंद्र मोदी का, वह अजय राय के साथ ही होना है, क्योंकि अभी जो हालिया अपडेट है उसमें महामंडलेश्वर जो किन्नर हिमांगी सखी चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, अब वो चुनावी मैदान से बाहर हो चली है। जी शिव कृपाल, ये आगामी लोकसभा चुनाव में अखिल भारत हिंदू महासभा की उम्मीदवार किन्नर महामंदी हिमांगी सखी वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अभी आपने बताया कि उनका नाम प्रत्याशी से उनका नाम निकाला गया है, इसमें आपका क्या कहना है? अब ये जैसे कि अपने आप में ये बहुत ही रोचक तथ्य सामने आ रहे थे कि जब हिंदू महासभा कह लें या कोई इस तरह की जो हिंदुत्व से सराबोर जो संगठन है, वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आएंगी, ये गले के नीचे नहीं उतर रहा था। अब तमाम जो दावों के बावजूद ये एक तरह से अजीब सा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के सामने अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रत्याशी क्यों और कैसे खड़ा हो गया। तो ये पहले से भी एक कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि यह कोई एक अपने आप को सामने लाकर अपने आप को बताने की या जताने की कोशिश की जा रही हो कि हम भी खड़े हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो ध्यान है वो अपनी ओर आकृष्ट करने की भी एक बात ये बात सामने आने की बात कही जा सकती है। क्योंकि अगर आपने प्रत्याशी के रूप में अपने प्रत्याशी को उतारा और फिर यह कहते हुए कि सभी लोगों को अपने अपने प्रत्याशी वापस कर लेना चाहिए, जैसे हिमांगी सखी का नाम वापस किया जा रहा है, तो इससे तो कहीं ना कहीं इस बात की बू आती जरूर है कि आप जो प्रत्याशी उतारे वह केवल एक महिमा मंडित करना था अपने को, और महिमा मंडित करने के बाद अब वहाँ के जो प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के रूप में है उनको उनके लिए एक वाकवर देना, और साथ ही साथ सबसे ये भी कहना कि जैसे हमने प्रत्याशी वापस किए हैं वैसे ही सभी दल अपने अपने प्रत्याशी प्रधानमंत्री के सम्मान में वापस कर लें। तो ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रणाली की अवहेलना है, और इसको अगर ठीक से देखें तो हिमांगी सखी को उतारा ही इसीलिए गया था कि एक बार चक्रपाणी महाराज फिर से चुनाव में न्यूज के, टीवी के चैनलों के और अखबारों की सुर्खियों में आ जाए। जी शिव कृपाल, रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमांगी सखी ट्रांसजेंडर समुदाय को उनका अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए मैदान में उतरी है, और चुनाव आयोग के अनुसार 2024 में ईसीआई के साथ 48,044 तृतीय लिंग मतदाता पंजीकृत, 2019 में ये संख्या 39,683 से बढ़ गया है। तो क्या ये चुनाव पर भारी पड़ सकता है अगर उनको दोबारा प्रत्याशी में लिया जाता है तो? नहीं, अब इसका कोई मायने अब नहीं रहा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जब वो अपनी लड़ाई में ही अपने आप को न मानते हुए अपना एक तरह से पीछे अपने कदम खींच ली और हिंदू महासभा ने उनको प्रत्याशी की लिस्ट से उनका नाम ही हटा दिया, तो अब ऐसे में वो सारी बातों पे जो एक क्वेश्चन मार्क लग रहा था वो सॉल्व हो गया। अब देयर इज नो क्वेश्चन। वहां पे जब ये विड्रॉ कर ली अपने आप को, और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने स्वयं विड्रॉ कर लिया अपने प्रत्याशियों की लिस्ट से इनका नाम, तो अब इनकी लड़ाई तो वहां रही नहीं। लेकिन जहां तक ये कह रही थी किन्नरों की जो समान अधिकार दिलाने और देने की बात, तो ये बात कह के प्रधानमंत्री के सामने इस बात को तो उन्होंने ला ही दिया। अब ऐसे में ये हो सकता है कि उसकी लड़ाई प्रत्याशी न होकर भी प्रधानमंत्री को समर्थन देते हुए उनके अधिकारों और सम्मानों की रक्षा करने के लिए भविष्य में अपने आप को तैयार करेंगी। तो हो सकता है कि ये जो संख्या बड़ी है कि मतदाताओं की वाराणसी में, उस मतदाताओं को भी कहीं ना कहीं जो उनका जो इंक्लाइनेशन होगा वह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की ओर ही होगा। और जिस तरह की यह संगठन है और जिस संगठन के ये लोग हैं, उनका प्रधानमंत्री और भाजपा से कहीं विरक्त होना ये ऐसा संभव नहीं हो सकता है, और ऐसा माना भी नहीं जा रहा है।
तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जो किन्नरों के, जो ट्रांसजेंडर के इक्वालिटी की बात वो कर रही थी हिमांगी शकी, जो ट्रांसजेंडर के ये उनके जो सम्मान के रक्षा की बात कर रही थी, तो अब इसकी लड़ाई वो पीछे हटकर भी प्रधानमंत्री के सामने इन सारे मुद्दों को, इन सारी इश्यूज को लाकर वो आगे इनके सम्मान की रक्षा और इनके अधिकारी की लड़ाई भी लड़ सकती है, संगठनिक रूप से भी। जी अच्छा शिव कृपाल, अभी हम आते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय पर। अजय राय की लहर के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? जैसा कि ये माना जा रहा था कि जो देश में लोकसभा चुनाव जो हो रहा है, तो इस कंट्री में अगर देखा जाए तो एब्सोल्युटली जो नेशनल लेवल की पार्टी है वो केवल दो है, एक कांग्रेस और एक भाजपा। तो अब ऐसे में कांग्रेस वहां से वाक ओवर, चाहे वो अपना प्रत्याशी कोई भी उतारे, उसको उतारना ही है। कांग्रेस अपनी प्रत्याशी उतारती ही, और इसी रूप में इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं वो अजय राय हैं। अजय राय यहाँ से कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, और अजय राय को माना जाता है कि जो वो बेल्ट है वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर, थोड़ा सा एरिया गाजीपुर, ये सब बेल्ट कुछ भूमियारों का है जिसको राय कहते हैं। तो वहां पर वाराणसी में भी चूंकि ये इनका एक तरह से अगर देखा जाए तो अजय राय वाराणसी से ही संबंध रखते हैं। अब अजय राय से अजय राय से जो मजबूत कोई कैंडिडेट इंडिया अलायंस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नहीं हो सकता था। हालांकि अभी ये सोचा जा रहा है और एनडीए अलायंस और खासकर कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि अजय राय की जगह पे हो सकता है कि अभी हाल ही में आप लोग जानते होंगे कि एक नेहा सिंह राठौर है, जो हाल ही में एक संगीत और गीतकार के रूप में मशहूर हुई, और गायक के रूप में, जैसे कि यूपी में काबा, बिहार में काबा, तो इस तरह के गाना गाकर हाल ही में मशहूर हुई थी वो यूपी बिहार में। तो नेहा सिंह राठौर की भी बात कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से एक चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि इन वक्त पे अजय राय की सीट बदलकर वहां से नेहा सिंह राठौर को वो सीट पे उतारा जाए वाराणसी में नरेंद्र मोदी के सामने। हालांकि अभी ये केवल कवायद है, अभी इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, कोई क्लियर कट मैसेज नहीं आया है, लेकिन ये कवायद चल रही है। वैसे अभी देखा जाए तो वाराणसी में कांग्रेस या एनडीए अलायंस के पास अजय राय से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट अभी भी कोई वाराणसी में नहीं है जो नरेंद्र मोदी के सामने, उनके चुनाव के सामने मुकाबला डट के कर सके। जी शिव कृपाल, एक और बात जो अभी चर्चे में है, अभी जो क्षत्रिय का आंदोलन चल रहा है वहाँ, क्या वो आंदोलन वोटिंग पर भारी पड़ेगा भाजपा के ऊपर? और देखिए सोनू जी, जैसा कि आंदोलन की बात है, आंदोलन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, इन जैसे जो धार्मिक या जो जातीय और मतलब जो अगर देखें तो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन हो या कास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो अपने अपने स्तर पे चुनाव के नजदीक, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता है, वो इस तरह के आंदोलन को उठाती रहती है। अगर इस आंदोलन में दम था और इस आंदोलन की कोई औकात थी, तो इसको और पहले उठाना चाहिए था, कि ताकि उन लोगों को पता चले कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है। अब इस आंदोलन का जो उठाया जा रहा है, इसका नरेंद्र मोदी के चुनाव पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, और ना ही उस पे उनके वोट पे भी कोई असर पड़ेगा। तो ये आंदोलन केवल एक दिखावा मात्र है, या हो सकता है इन लोगों को भी अपने आप को, उन लोगों के सामने अपने आप को लाना है, और कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरना है न्यूज का और चैनल से और न्यूज़पेपर की। बाकी इस आंदोलन से नरेंद्र मोदी के चुनाव पे वाराणसी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी सुनो। शिव कृपाल, यूपी के लोकसभा चुनाव को लेके कोई और बड़ी खबर या कोई लेटेस्ट अपडेट जो आप हमें बताना चाहेंगे? और यूपी में अगर देखा जाए तो जो लोकसभा का चुनाव है बहुत ही दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बसपा कहीं ना कहीं बी टीम होकर काम कर रही थी, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से अपने प्रत्याशियों को उतारना शुरू की है, उससे भारतीय जनता पार्टी को भी चुनौती मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के दावे कर रही थी, जो जिस तरह के वो एक तरह से लोगों के सामने अपने आप को वो कॉन्फिडेंस दिखा रही थी कि 80 की 80 सीटें इस बार लोकसभा में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ले आएगी। लेकिन अब जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और इंडिया अलायंस के गठबंधन के प्रत्याशी चुन चुन के उतारे जा रहे हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का यह दावा कि 80 की 80 सीटें ले आएंगे, ये इसमें अब संभव नहीं लगता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई जगह से मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के जीत का खेल बिगाड़ दी है। तो कुल मिलाकर अब ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरह के दावे कर रही है उन दावों में वो सफल हो पाएगी। अभी देखा जाए तो 2 सीटें अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी 2 सीटों पर नहीं उतारा है। एक कैसरगंज है और दूसरा रायबरेली है। जैसा कि रायबरेली की सीट हम देखते हैं कि हमेशा से गांधी परिवार का रहा है, वहां से पहले से भी सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं और जीतती भी रही हैं। इस बार सोनिया गांधी के राज्यसभा चले जाने की वजह से वह सीट खाली हो गई है। और सबसे मजे की बात है कि वहां से अभी तक ना ही तो इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी अपने को मैदान में उतारा है और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऐसे में अब आप इस बात से अनुमान लगा सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी किस तरह से सत्ते में इस समय है और हर एक कदम अपना फूंक फूंक कर रख रही है कि ताकि उसको अगर उसके दावे पूरी तरह से कंप्लीट ना भी हो तो भी उनका सम्मान उत्तर प्रदेश में बचा रहे। अब सब इस सम्मान बचाने की लड़ाई देखा जाए तो एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है और इंडिया अलायंस के सामने भी है। अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के जो घटक दल के प्रमुख नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में यह चुनाव या यूं कह लें कि देश में यह भारतीय जनता पार्टी के सामने अब 140 करोड़ जनता चुनाव लड़ रही है। कुल मिलाकर अगर देखें तो वो ये मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो उनके विरोधी हैं, अब उनके विरोधी में वो ताकत नहीं है, अब तो सीधे जनता के साथ चुनाव हो चला है भारतीय जनता पार्टी का। तो कुल मिलाकर शुक्रिया शिव कृपाल हमारे साथ स्टूडियो पे जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका।